यो हरियाणा है प्रधान, जलेबी खा लें सारे, अरे बो दे धान। ऐसी बातें ट्विटर पे चल रही हैं। लेकिन हर आदमी का सवाल यही है कि भैया हरियाणा में एग्जैक्टली हुआ क्या। सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, बिल्कुल साफ रिजल्ट दिख रहा था, और एंड मोमेंट पे बीजेपी जीत गई है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि कांग्रेस लगातार अपने आप को जाट पार्टी की तरह प्रेजेंट करती जा रही थी, क्योंकि जो हरियाणा की रीजनल पार्टीज हैं जिनके जाट लीडरशिप थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और उस स्पेस को कांग्रेस भरने की कोशिश कर रही थी। अब सबका डर ये था कि जो नॉन जाट वोटर्स हैं, अगर वो कंसोलिडेट होके एक साथ बीजेपी के फेवर में चले गए तो बीजेपी सरकार बना लेगी, अदरवाइज कांग्रेस का जीतना ऑलमोस्ट तय है। और उसका रीजन ये भी था कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं, रेसलर प्रोटेस्ट हुए हैं, और अग्निवीर स्कीम भी थी, क्योंकि फौज के अंदर 10% आदमी हरियाणा से जाता है। तो सबको लग रहा था इन बातों को लेकर बीजेपी के अगेंस्ट गुस्सा है, सारे लोग वोट करेंगे, बीजेपी बाहर हो जाएगी। लेकिन जो नॉन जाट वोटर्स का कंसोलिडेशन हुआ, उससे बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली। जब ये जाटवाद चला तो उस समय सारी अदर कास्ट अलग हो गई एक साइड में। अच्छा, सीएम बीजेपी का बन गया। उससे बड़ा जो इशू था, जो बार बार अलग अलग वीडियोस में सामने आ रहा था, लेकिन लोग उसको मजाक में टाल रहे थे। संदेश का एक मैंने वीडियो देखा जहां पे एक लड़का ये कह रहा था, कांग्रेस की सरकार एक नंबर की है भाई। कैसे कैसे ये समझा? करे कांग्रेस की सरकार होती 5-7 लाख रुपए हम देगा, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। बीजेपी ने हमारे जमींदारों के लिए काम नहीं किया, हमारे बालक को लगाए। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पढ़ के आओ। अब पढ़े यार, पढ़ेंगे क्या, खेत में काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। अब ये सुनने में मजाक की बात लग रही थी कि करप्शन की वजह से लोग कांग्रेस को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार सोच के देखो, वो सारे लोग जो इस करप्शन की वजह से नौकरी से बाहर रह जाते थे, उनके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा। और ये ताऊ वही समझा रहे हैं। कांग्रेस के राज में जो बच्चा लगता है वो पैसे वाला लगता है। अच्छा, हाँ, और इस राज में जो बच्चा लगा वो बगैर पैसे लगे। तो हरियाणा में जब 2004 के बाद लगातार 10 साल तक हुड्डा सरकार थी तो बिना पैसे के काम नहीं हो रहा था, और ये बात बार बार आपको हरियाणा के लोग बताएंगे। जॉब में भी यही सिनेरियो था, और इसके अलावा भी आप उठा के देखो, गुड़गांव हो या गुड़गांव के बाहर जितना भी हरियाणा है, जितना रियल एस्टेट का काम हो रहा था, सब में दबा के करप्शन चल रहा था। जितने भी गांधी परिवार के बड़े खासम खास लोग हैं, उन्होंने कई सारी जमीनें दबा ली थी, और इस बात के एलिगेशन हुड्डा सरकार के 10 सालों में लगे थे। अब हुड्डा सरकार आज से 10 साल पहले जा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पिछले 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके ऊपर आज भी हुड्डा सरकार की वो एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है। लोग ना तो वो करप्शन भूल पा रहे हैं, और ना ही जाट वर्सेस नॉन जाट का जो हरियाणा के अंदर टसल चलता था वो भूल पा रहे हैं। इसीलिए जब बार बार बात चलने लगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन जाएंगे, तो जितना नॉन जाट वोटर का कंसोलिडेशन था वो एक साथ बीजेपी की तरफ खिसक गया। इसके अलावा एक और कांग्रेस ने रीजन दिया बीजेपी को, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहां पर कास्ट को लेकर एक और चीज हुई है। देश के अंदर कास्ट वोटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमें लोकसभा इलेक्शन में भी दिख गया है। लेकिन उस इलेक्शन में क्या था, पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर कह दिया था कि रिजर्वेशन बीजेपी खत्म कर सकती है, इसलिए सारी कास्ट बीजेपी के अगेंस्ट में चले जाओ। इस बार क्या हुआ है, बिल्कुल सिमिलर वैसी चीज हुई है। जितनी भी लोअर कास्ट थी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे के सारे कंसोलिडेट हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ। इसके अलावा जिस तरह से ऑपोजिशन वाले कास्ट के बेसिस पर लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने एक नया नारा दे दिया जो लगता है कास्ट वाले इक्वेशन के ऊपर भारी पड़ गया। बीजेपी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी कि हिंदू वोट का कंप्लीट कंसोलिडेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये मैसेजिंग हमेशा बीजेपी यूज करती है हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, ये नया नया निकला है, और ऐसा लगता है कि ये काफी हद तक हरियाणा में काम कर गया। अब कल से पहले तक तो कोई बात नहीं करता था कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन जब बीजेपी जीत गई तो कई सारे आर्टिकल्स में ये भी बात निकल के आई कि आरएसएस ने बहुत हद तक रैलीज हरियाणा के अंदर करी थी, जिससे बीजेपी को एक हद तक फायदा मिला है। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी की इतनी सीट नहीं आई थी, अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पा रहे थे, और बाद में उन्हें जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये कोएलिशन इलेक्शन से कुछ ही टाइम पहले टूट गया, और जेजेपी की पार्टी के चौटाला साहब कह रहे थे कि हम अपने दम पर एक किंग मेकर बनने वाले हैं, यानी हम जिसकी साइड हो जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। चौटाला साहब अपनी खुद की सीट हार चुके हैं। इसके अलावा है एक तंवर साहब, पहले कांग्रेस में होते थे, फिर बीजेपी में आ गए, और इस बार इलेक्शन रिजल्ट के 3-4 दिन पहले एक जगह पर रैली दे रहे थे बीजेपी के फेवर में। 1 घंटे के अंदर उस रैली से वो भागे भागे पहुंचे, कांग्रेस के दफ्तर गए और वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
शायद रिजल्ट देखने के बाद इन्हें लग रहा होगा कि कांग्रेस वापस से ज्वाइन करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इसके अलावा इस एक्शन से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ऑलमोस्ट सबको उम्मीद ये थी कि बीजेपी तो हारने वाली है, इनके शिप तो सिंक हो रहे हैं, इसको छोड़ छोड़ के भागो और जल्दी जल्दी कांग्रेस की बोट में सवार हो जाओ। तो इलेक्शन के पहले तो सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ही जीतने वाली है। एक और खबर थी जो बार बार उठी तो, लेकिन लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। ये था कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की लड़ाई। ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट दिया तो भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादातर लोगों को टिकट दिया गया। 90 में से 70 के आसपास जो सीटें थी वो कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पर बांटी और इसकी वजह से कुमारी शैलजा जी नाराज हो गई। कहते हैं ये 10-15 दिनों तक घर पे बैठ गई, प्रचार के लिए नहीं निकली। आपने बहुत सारे इंटरव्यू उनके देखे होंगे जहां पर ये सामने तो नहीं कह रही हैं, लेकिन बार बार दिखाई देता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब रिजल्ट आए वहीं कुमारी शैलजा जी का क्या स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं देखिए अभी तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हारने वाली सीट थोड़ी थी जिनको वो टिकट तो नहीं दिला पाई, लेकिन एक बात उन्होंने प्रूव कर दी कि अगर इंटरनल टसल होता है तो कांग्रेस का उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये चीज कांग्रेस बार बार देख चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच में इसी तरह का टसल हुआ था और इवेंचुअली वापस से बीजेपी की वहां पे सरकार बन गई थी। राजस्थान में देखिए गहलोत वर्सेस पायलट का जो टसल हुआ उसमें भी कांग्रेस को लॉस हुआ। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी जी की जो लीडरशिप है पूरे देश के लिए तो अभी खैर बहुत दूर की बात है, कांग्रेस के अंदर भी इनकी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं है। ये कांग्रेस के अंदर के अलग अलग फैक्शंस को साथ में लेके आने में पूरी तरह से फेल होते हुए दिख रहे हैं और ये कांग्रेस के फ्यूचर के लिए बड़ी बुरी बात है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को लगातार एक नेक्स्ट गवर्नमेंट की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। इवेंचुअली जब कभी बीजेपी हारेगी तो कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देखती है, लेकिन अगर कांग्रेस के अपने ही लोग उनके साथ नहीं रह पाए और उस तरह के इंटरनल टसल चलते रहे तो सरकार छोड़िए पार्टी बचाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर एक लड़ाई कांग्रेस वर्सेस आप की भी चल निकली थी। आम आदमी पार्टी वाले 2-4 सीटें मांग रहे थे, अगर उनको दे दी जाती तो वो पूरी कोशिश करते। इस बार क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के लगभग 2% भी वोट नहीं आए, लेकिन इस रिजल्ट के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए लिख रहे हैं शेरो शायरी ट्विटर के ऊपर और कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा आपका रहता। शायद ये अपने लेवल पर अपनी अलायंस को बटेंगे तो कटेंगे वाली बात समझा रहे हैं और कांग्रेस पे तंज कस रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। हरियाणा में एक सीट इनकी आ गई है। केजरीवाल जी जब स्पीच देते थे तो कहते थे इस बार सरकार किसी की बने, हमारे सपोर्ट के बिना हरियाणा में कोई सरकार बना नहीं पाएगा। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। एक कहानी विनेश फोगाट जी की भी निकलती है। जुलाना से चुनाव लड़ रही थी, रेसलर हैं, ओलंपिक में गई थी। जब मेडल नहीं मिला तो पूरा देश मायूस था। हमने भी खूब उनका समर्थन किया और हमें भी बड़ा दुख हुआ क्योंकि भाई पूरे देश का मेडल था। लेकिन जब उनको मेडल नहीं मिला उसके बाद जो चीजें हुई वो थोड़ी सी अजीब लगी। खाप पंचायत से जाकर मेडल ले लिया। अब जितने खिलाड़ी ओलंपिक में जाके एक्चुअल मेडल जीत के आए हैं वो ये खाप पंचायत वाला मेडल देखकर कितना अजीब फील कर रहे होंगे। और इसके बाद लगातार जब विनेश फोगाट जी एक एमएलए कैंडिडेट बनी तो उन्होंने अपना कोई विजन नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आगे क्या चेंज करेंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है, आगे वो किस तरह से एक्शन लेने वाली हैं। वो बार बार अलग अलग इंटरव्यू में कहती रही कि पीएम मोदी ने मुझे फोन नहीं करा। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया ना फोन किया। क्या मेरा नंबर नहीं था? क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? कहीं कहती हैं कि नहीं फोन करा था, मैंने खुद नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। फिर कहते हैं कि अगर नीता अंबानी जी चाहती तो क्या नहीं हो सकता था, क्या मैं मेडल नहीं जीत सकती थी? नीता अंबानी जी आईओसी में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लगातार पूरे के पूरे प्रचार के दौरान सिर्फ अपने मेडल और इस तरह के दूसरों के ऊपर आरोप वाली बात करती रहीं और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट काफी हद तक खो दी है। अपनी सीट वो जरूर जीत गई हैं, 6000 वोटों का अंतर है। इस सीट पर पिछली बार भी बीजेपी हारी थी, लेकिन तब अंतर 24000 वोटों का था। यानी बीजेपी ने जो हार का मार्जिन है इस सीट पर वो काफी कम कर दिया है, क्योंकि वोट पड़ने के पहले से ही बात चल रही थी कि कांग्रेस तो जीतने वाली है। इसलिए जैसे ही रिजल्ट खुलने लगे तो शुरू में कांग्रेस काफी आगे भी दिख रही थी और एकदम से फायर क्रैकर्स बजने लगे। कहीं किसी कांग्रेस कार्यालय में जलेबियां खाई जा रही हैं, कहीं पर ढोल बजाए जा रहे हैं और ये 1-2 घंटे के अंदर ही सारा का सारा ट्रेंड पलट गया और ये सारे कार्यालयों के बाहर सन्नाटा पसर गया। तो ये जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन था उसने एक मीम फेस्ट शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर। आप लगातार देखो सुबह सुबह के जितने भी ट्वीट हैं वो शाम तक रीट्वीट हो रहे थे एंड दे ऑल एज्ड लाइक मिल्क। इवन राजदीप सरदेसाई सुबह 9 बजे कह रहे थे कि डबल इंजन की जो बातें चलती हैं, मोदी के ब्रांड की बातें चलती हैं, सब कोरी बकवास है। So in a sense this whole double engine model will come under question, that
You know, for the last 10 years, we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government, even if the state government is non-performing. That's not happening anymore. बस 2 घंटे के अंदर सुबह 11 बजे ही इनका बयान पूरी तरह से पलट गया। I certainly think for the BJP, particularly for Prime Minister Modi, huge boost. The double engine that we spoke about is very much back. और ये स्टेटमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी कहता है। ये कहता है कि हमारे देश में जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हुए टीवी पर आपके आगे आते हैं, इन्हें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अरे इन्हें छोड़ो, ये तो चलो स्टूडियो वाले जर्नलिस्ट हैं। ऐसे जर्नलिस्ट जो यूट्यूबर भी हैं और ग्राउंड पे जाते हैं और बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे अजीत अंजुम जी, इन्हें भी कुछ नहीं पता था, इनके भी सारे प्रेडिक्शन गलत हो गए। अरे इन्हें भी अगर आप छोड़ दो तो वो लोग जो एग्जिट पोल कराते हैं, जो कहते हैं हमने तो बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे करा है, हमने तो इस बार अपने सर्वे की मेथडोलॉजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, कोई गलती की संभावना नहीं है, वो सारे के सारे पूरी तरह से गलत साबित हो गए। योगेंद्र यादव जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कहते हैं कांग्रेस की हवा चलेगी, नहीं, आंधी चलेगी, नहीं, सुनामी आने वाली है। कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी। और अब रिजल्ट के बाद कह रहे हैं कि ईवीएम में लगता है कोई गलती हो गई है। This evening, Congress party has held a press conference. They said they do not accept these results. Now that's a very serious thing. वही ईवीएम जो कश्मीर के चुनाव में भी यूज हुई थी, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो सरकार बनाने जा रहा है। तो सेम ईवीएम से 2 स्टेट में इलेक्शन हुए, एक जगह डेमोक्रेसी जीत गई और दूसरी जगह ईवीएम हैक हो गई। योगेंद्र यादव जी बहुत खास आदमी है। ये बहुत टाइम से चुनावी एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं। ये पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को पता नहीं क्या समझ में आया कि उन्होंने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से योगेंद्र यादव जी लगातार अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। जनरली इनकी बात गलत होती है, लेकिन ये कहते बड़े प्यारे ढंग से हैं और आजकल ये कांग्रेस पार्टी के बहुत खास बन चुके हैं। उनकी सारी रैलीज में जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं और बार बार वही बातें करते हैं जो कांग्रेस और उनके समर्थक सुनना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में वो बातें सच नहीं होती, लेकिन उसका पता तब चलता है जब रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद फिर से जब अगला चुनाव होता है तो वही सारा सिस्टम वापस आ जाता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं कि इतने लंबे सालों तक योगेंद्र यादव जी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, बिना कुछ अपना दांव पर लगाए अपने आप को रेलेवेंट बनाकर रखा हुआ है। इसके अलावा जो एग्जिट पोल्स हैं, मुझे तो हंसी आती है कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी क्यों करती है। इसका सिंपल सा रीज़न है, ये पैसे छापने की मशीन है। इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले प्रेडिक्शन का दिन आता है, जब एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जाते हैं तो टीवी चैनल पे चलते हैं तो सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप आती है, सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि रिजल्ट से पहले जान ले कौन जीतने वाला है, और उसी चक्कर में उस दिन टीआरपी बहुत हाई जाती है। टीआरपी हाई जाती है तो एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसी पैसे का एक हिस्सा वो टीवी चैनल वाले इन एग्जिट पोल एजेंसीज को दे देते हैं इनकी सर्विसेज के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल एजेंसीज जो बताती हैं वो करती नहीं है। इनका क्लेम तो रहता है कि हम जगह जगह जाते हैं, गली गली घूमते हैं, सर्वे करते हैं, जो वोटर वोट दे के निकलता है उसकी बात नोट करते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन में जो 3-4 महीने की न्यूज़ कवरेज होती है, ये एग्जिट पोल वाले भी वही घर बैठ के देखते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं अच्छा यहाँ किसकी हवा चल रही है, इसी की सीटें आने वाली हैं। क्योंकि आप देखोगे सबके एग्जिट पोल एक जैसे रहते हैं और अगर गलत होते हैं तो सारे गलत हो जाते हैं। कई बारी तो ये भी कहा जाता है कि एग्जिट पोल वालों को पैसे खिलाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, ताकि जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके बीच में फुल एनर्जी बनी रहे जब तक एक्चुअल रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल से न्यूज चैनल वालों का बनता है पैसा, तो वो इसको बंद नहीं करना चाहते और इतने प्रेडिक्शन करते हैं तो 3-4 इलेक्शन में एक बार इनकी बात भी सही हो जाती है तो आके कह देते हैं कि देखो हम कितने ज्यादा एक्यूरेट हैं, तो इनका एग्जिस्टेंस भी बना रहता है और इतने सालों से रेलेवेंट है, आगे भी ऐसे रेलेवेंट रहेंगे। लेकिन मैं पर्सनली किसी भी एग्जिट पोल पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूं। एग्जिट पोल के अलावा कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी जो ग्राउंड पे जाते हैं, अजीत अंजुम उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने 3-4 महीने हरियाणा का कोना कोना छाना, बहुत सारे वीडियो बनाए और अंत में जाके ट्विटर पे लिख दिया कि मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने गलत प्रेडिक्ट कर दिया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अजीत अंजुम जी के 2-3 वीडियो बड़े वायरल हुए थे। एक मिंगलानी जी उसमें आए थे जो गैनोडर्मा की बात करते थे और बताते थे कि मैं डीएक्सन कंपनी से आता हूं।
DXN कंपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो गैनोडर्मा नाम के प्रोडक्ट से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है। अब ये अपने चैनल पर 3 बार मिगलानी जी को लेकर आए क्योंकि व्यूज बहुत आ रहे थे। मिगलानी जी बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अजीत अंजुम जी हरियाणा की रिपोर्टिंग करके ये समझने गए थे कि कौन जीतने वाला है, लेकिन एक्चुअल में अपने चैनल के ऊपर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का प्रचार करके चले आए। इस इलेक्शन में जलेबी की भी बड़ी बात उठी। मोटी मोटी सी जलेबी बनती है हरियाणा के एक गांव में, देशी घी में तली जाती है और कहते हैं एक जलेबी 250 ग्राम की होती है। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे इस तरह की जलेबी बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरी फेवरेट जलेबी है बिल्कुल पतली पतली एकदम क्रिस्पी जलेबी हो, सुबह सुबह का टाइम उसको खाने के लिए है और उसे दही के साथ खाया जाए, वो ही शुद्ध जलेबी का एक्सपीरियंस है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी फर्जी स्कैम है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कहते थे कि इस जलेबी की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, इसको सप्लाई किया जा सकता है। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। भाई देखो, जलेबी अगर गर्म ना हो और बिल्कुल क्रिस्पी ना हो तो फैक्ट्री में डब्बे बंद जलेबी तो मैं बिल्कुल खाना नहीं पसंद करता हूं। अब राहुल गांधी जी ने इस फैक्ट्री वाली बात को कहा बड़े जोर शोर से था, ये वायरल भी खूब हुई, लेकिन उस लोकल एरिया के लोग भी शायद इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो अपनी सीट हार गया। और इन सारी चीजों के बीच में एक ड्रामा ईवीएम वाला भी निकल के आया। एक मैंने ट्वीट देखा था कि जहां जहां बीजेपी हारती है वहां वहां ईवीएम सेफ है, बाकी सब जगह ईवीएम बिल्कुल क्रॉस मार दो, बिल्कुल भी हैक हो चुकी है सारी ईवीएम। इतनी अजीब बात है, कश्मीर में ईवीएम सेफ है, हरियाणा में हैक हो गई है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई तो सब कह रहे हैं डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है, ईवीएम बिल्कुल सेफ है। और अभी फिर से किसी स्टेट में इलेक्शन होगा, बीजेपी हार जाएगी, फिर यही बातें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है देश के अंदर जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम है, अगर उसके ऊपर आप इस तरह के मजाक करते रहोगे तो थोड़े दिन में आपकी बातों को लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे। और इसीलिए इस तरह का मजाक इतनी सीरियस सिस्टम के साथ नहीं करना चाहिए। इस पूरे इलेक्शन में मैंने अलग अलग तरह की बहुत सारी जर्नलिस्टिक रिपोर्ट देखी, ग्राउंड रिपोर्ट देखी, एनालिसिस देखी, लेकिन जो बेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी है मैं उसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं। आप भी इसको देखो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे आगे शेयर जरूर कर देना। नायब सिंह सैनी और मोदी जब गदा पकड़ते हैं तो कितना संकुचन, सिकुड़न और सिहरन है, लेकिन जब राहुल गदा पकड़ते हैं तो कितना खुलापन है। राहुल के यहां प्रदर्शन और अभिनय नहीं है, गदा टेढ़ी है, आगे झुकी है और राहुल के सामने से दीपेंद्र और बजरंग के हाथ जा रहे हैं। मगर मोदी की तस्वीर में सब कुछ परफेक्ट है। मोदी भी बराबर और प्रमुखता से नजर आते हैं, नायब सैनी भी, और दोनों से कहीं ज्यादा गदा की तस्वीर ज्यादा प्रमुखता से मुखर होती है।